हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस पे। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा कोई भी गणित से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा नहीं होता जिसमें कि डेसिमल नंबर सिस्टम से 2 या 3 प्रश्न ना हो। अक्सर हम लोग सुनते हैं एग्जाम में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, और जब इन सब के ऊपर हम प्रश्न बनाते हैं तो कई बार छोटी छोटी खामियों के कारण, चूंकि हमारा कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं है, तो छोटी छोटी खामियों के कारण हमें 1 नंबर गंवाना पड़ता है। और आज मैं आपको इन्हीं सब से संबंधित ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे ट्विस्टेड प्रश्न आते हैं और कैसे हम इसे हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे कि कोई भी हमारा मार्क्स मिस ना हो और कैसे हम बेहतरीन ढंग से इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए पूरे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। क्या होता है संख्या पद्धति? संख्या को लिखने एवं उसके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संख्या के नामकरण एवं लिखने के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति में 2 महत्वपूर्ण वर्ड आप सुनते हैं, एक है अंक और दूसरा है संख्या। अंक और संख्या। मैं आपको बताऊं कि अंक जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में सिर्फ 10 हैं, सिर्फ 10 हैं। वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जबकि संख्याएं बहुत हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर जो बनता है वो बनता है हमारा संख्या। तो संख्याएं कई होती हैं, अनंत है। और क्या क्या है? जैसे कि क्या एक संख्या है? बिल्कुल संख्या है। 1/2 भी संख्या है, -1/2 भी संख्या है, और 1000, 100, लाख सभी संख्याएं हैं। तो इतनी सारी संख्याएं हैं, तो इनको विधिवत किस प्रकार से एक सिस्टम में पिरोया गया है वही हमारा नंबर सिस्टम है। और आज मैं आपको इतने कॉन्सेप्ट वाइज इसको बताने वाला हूं कि इससे पहले आपने शायद नहीं सुना होगा और ना ही इतना बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट होगा। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। पहले मैं कुछ इस पे ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि हमारा समय का भी थोड़ा बचत होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम नंबर सिस्टम को समझेंगे। नंबर सिस्टम में कुछ संख्याओं के नाम हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्या होते हैं ये, इन्हीं को आज हम जानेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर होकर पूरे डाउट्स को क्लियर करते हुए पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनको हम समझते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं, आज तक आपने ध्यान से सुनिएगा, आज तक आपने जितने भी नंबर्स लिखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, वो सारे के सारे या तो वास्तविक संख्या है या फिर काल्पनिक संख्या है, या तो वो रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है। मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सब को हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अर्थात कुछ नंबर काल्पनिक है तो कुछ वास्तविक है। जो वास्तविक है वो काल्पनिक नहीं, जो काल्पनिक है वो वास्तविक नहीं, और इन दोनों को मिलाकर पूरा नंबर होता है। जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने टाइप्स के नंबर होते हैं। अच्छा, तो रियल नंबर्स क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है, ध्यान देना है। इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स बच गए वो सारे के सारे वास्तविक हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स हैं क्या? तो मैं एक बात बता दूं आपको कि इसका एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, तो इसको समझते हैं कि जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान ना हो, जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान ना हो उसे हम काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। साथ ही अगर समझना है तो एक और शब्द देखें, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। कैसे? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी हम नंबर लें और उसका वर्गमूल निकालें, जैसे 4 का वर्गमूल निकालें, 4 का वर्गमूल हमने निकाला, क्या आता है? 2 या -2, +2, -2 कुछ भी आता है। जब इस 2 को वापस हम स्क्वायर करते हैं, तो +4 आ जाता है। 2 + 2 को अगर स्क्वायर करेंगे +4, -2 को स्क्वायर करेंगे
+4। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो जो कि नेगेटिव नंबर हो, उस पे अगर हम रूट लगाएं तो इसका वर्गमूल क्या होगा? अगर हमें लगता है कि इसका 3 या फिर -3 होगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर +3 है और 3 को हम स्क्वायर करते हैं तो वो +9 आएगा, -9 वापस नहीं आता है। और अगर -3 हो सकता है तो -3 को भी अगर स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा, -9 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि -9 का एक्चुअल में वर्गमूल हमें नहीं मिल पा रहा है। तो फिर ऐसी ही संख्याओं को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, जिसका ना तो वर्गमूल 3 हो रहा है ना -3 हो रहा है। फिर आगे कैसे इसको i लगाकर हम आगे लेके चलते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या पता चला कि इसका कोई वास्तविक मान नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इन ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिए, रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या काल्पनिक संख्या होती है। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या मतलब काल्पनिक संख्या, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या। बस एक छोटा सा ग्रुप है कि रूट के अंदर सभी ऋणात्मक संख्याओं का मान एक काल्पनिक संख्या होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन ऐसे नंबर्स को छोड़कर एग्जांपल के तौर पे रूट में आप कोई भी नंबर कोई भी ऋणात्मक संख्या लिख दो, -1, -2, -5, -2.5, -7/3 कुछ भी लिख दो। रूट के अंदर आप लिखोगे सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो इनको छोड़कर जो भी नंबर्स बच गए, आपने जितने भी नंबर आज तक लिखे हैं सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। मतलब रियल नंबर एक बहुत बड़ा ही व्यापक स्वरूप है नंबर्स का। और इन्हीं में से अच्छा रियल नंबर के एग्जांपल्स बताने होंगे क्या? लिख लीजिए, समझ लीजिए। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 3/7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। और बस इनको इग्नोर करना है। किनको इग्नोर करना है? ये रूट के अंदर माइनस वालों को इग्नोर करना है। -1 को छोड़ देना है। -2 हो सकता है, ये काल्पनिक संख्याएं हो गई। -1 रूट -2.5 कुछ भी, -1000 कुछ भी, माइनस रूट के अंदर काल्पनिक संख्या रहनी चाहिए, वो काल्पनिक संख्या। उसके बाद जो कुछ भी आप लिख सकते हो वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। ओके, अब आगे चलते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, 2 अलग भाग बना सकते हैं। एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर बनता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, पूरी वास्तविक संख्या क्या है? या तो रैशनल है या फिर इरेशनल है, या तो रैशनल है या फिर इरेशनल है, या तो परिमेय है या फिर अपरिमेय, या तो तार्किक है या फिर अतार्किक है। ओके, तो क्या होते हैं रैशनल, क्या होते हैं इरेशनल? ध्यान दीजिएगा, रैशनल नंबर्स वे नंबर्स जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q 2 पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सारी संख्याएं, दूसरे परिभाषा के तौर पे, दूसरे शब्दों में आप सुन लो कि ऑल टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मतलब कि वे सभी संख्याएं जो पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं या नहीं हो रही हैं तो भी उसे रेकरिंग लगाकर लिखा जा सकता है, वो होते हैं रैशनल नंबर। और फिर इरेशनल क्या रह गई? वे सभी संख्याएं जो ना तो पूर्णतः टर्मिनेट हो पाती हैं, पूरी तरह से कटती भी नहीं, ना ही उस पर रेकरिंग लगाया जा सकता है, वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कैसे बोलेंगे इसे? कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इस फॉर्म में P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो होती है इरेशनल संख्याएं। फिर यहां पे मैं बोलूंगा कि इरेशनल की संख्या बहुत कम है, मतलब इनका क्वांटिटी या यूं कहें कि इसका व्यापकता बहुत कम है रैशनल नंबर के हिसाब से। तो कैसी संख्याएं अपरिमेय होती हैं तो मैं बताऊंगा। रूट के अंदर, ध्यान दीजिएगा, पहचानना बहुत आसान है, रूट के अंदर सभी धनात्मक संख्याएं जो किसी का वर्ग ना हो। क्या बोला मैंने? कि रूट के अंदर की वो सभी धनात्मक संख्याएं जो किसी का वर्ग ना हो, इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √2, एक उदाहरण में दे रहा हूं, √3, क्या √4 हो सकता है? नहीं, √4 किसी का स्क्वायर है, 4 किसी का स्क्वायर है 2 का, तो √4 अगर हम लिखते हैं तो वो 2 है, वो तो रैशनल नंबर में आ जाएगा। हमें वो संख्या लिखना है जो किसी का वर्ग ना हो रूट के अंदर, यानी कि √4 नहीं लिख सकते, 5 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 2.5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, √7/3 भी लिख सकते हैं। रूट के अंदर वे सभी धनात्मक संख्याएं जो किसी का वर्ग ना हो वो अपरिमेय संख्या, और रूट के अंदर सभी ऋणात्मक संख्याएं
इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर सभी ऋणात्मक संख्याएं इमेजिनरी नंबर, और रूट के अंदर सभी धनात्मक संख्याएं जो किसी का वर्ग ना हो वो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एक बड़ा खास उदाहरण है एक पाई, वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू ध्यान दीजिएगा 22/7 नहीं होती। 22/7 पाई की वैल्यू नहीं होती। 22/7 होता P/Q के फॉर्म में आ गया है, पूर्णांक भी है और Q बराबर 0 भी नहीं है, वो रैशनल नंबर होता। यानी कि पाई की वैल्यू है क्या, तो हम जानते हैं ना पाई की वैल्यू क्या है 3.14। यहीं से इसका नामकरण हुआ है। अगर 3.14 को हम घुमा कर देखेंगे तो पाई की स्पेलिंग दिखती है। ओके, ये अलग बात है। तो पाई की वैल्यू है 3.14। ये 14 पे ही नहीं फिनिश होता, ये बहुत ही लंबा चलने वाला है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। कई बार स्टूडेंट्स को यहीं पे नंबर गंवाने पड़ते हैं। क्या है, अगर लिखा है 10/2, ये क्या है 5, क्या 5 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। अगर लिखा है 10/4, ये क्या होता है? ये होता है अगर टर्मिनेट करेंगे तो 2.5, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। लेकिन अगर 10/3 लिखा है, यहां पे कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। 10/3 लिखा है तो ये क्या है? ये 3.3333, बहुत सारे 3 बनेंगे। फिर हम क्या करते हैं, जब कोई नंबर दशमलव के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो या किसी नंबर का समूह रिपीट हो रहा हो तो उस नंबर के ऊपर हम रैकरिंग लगाकर बाकी के नंबर्स को हटा लेते हैं। ओके, तो ये नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रैकरिंग इसके ऊपर लग गया है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है। कई बार स्टूडेंट इसको गलती करते हैं और इसे भी इरेशनल बताते हैं। इरेशनल वो होते हैं जिन पे रैकरिंग भी नहीं लग पाता, और ऐसे नंबर हमें मिलते कहां से हैं? जब रूट के अंदर से कोई संख्या हम निकालते हैं तो वहां पे हमें ऐसे संख्या देखने को मिलते हैं। तो इरेशनल कौन है? जो रूट के अंदर धनात्मक संख्याएं जो किसी का वर्ग ना हो और इसको छोड़कर बाकी सारी संख्याएं क्या होंगी? रैशनल नंबर होगी। क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 7/5 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे माइनस भी हो सकता है, -2/9 हो सकता है, -2.7। ये सारे के सारे उदाहरण हो सकते हैं रैशनल नंबर के। बटा में, पॉइंट में, माइनस में, प्लस में, वो सभी हो सकते हैं क्योंकि इन सब को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो हमने देखा, मैं शुरू से बता रहा हूं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सारी वास्तविक, और वास्तविक को 2 भाग किया। जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको छोड़ दो तो बचे हुए वास्तविक संख्या बन जाते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में हम देख रहे हैं कि ये P/Q के फॉर्म में लिखा है, तो कुछ संख्याएं हैं जो पूर्ण हैं और कुछ संख्याएं हैं जो भिन्न हैं। मतलब कि मैं रैशनल नंबर के यहां पे 2 भाग हो जाते हैं। काल्पनिक को छोड़ दीजिए, इरेशनल को अब छोड़ दीजिए, ये यही खत्म हो गए। अब है रैशनल नंबर के 2 भाग हो जाते हैं। एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है इंटीजर। यानी कि जिसका हर एक आता है, जिसका डिनोमिनेटर 1 है, वो है पूर्णांक। और जिन संख्याओं के हर एक नहीं है, डिनोमिनेटर 1 नहीं है, 0 तो होना ही नहीं चाहिए, तो उसके अलावा कुछ है तो वो है फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन में भिन्न क्या होगा? जो 7/2, 3/5, ये जो संख्याएं नीचे हर एक ना हो। जो पूर्ण है वो पूर्णांक हो गए, और जो पूर्ण नहीं है यानी कि पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे हैं, वो सारे के सारे हो जाएंगे फ्रैक्शन। 7/3 उदाहरण में लिख देता हूं। 7/3 -2/7 -0.5 क्या एक फ्रैक्शन हो सकता है? बिल्कुल एक फ्रैक्शन का उदाहरण हो सकता है क्योंकि एक्चुअल में ये 1/2 है। ओके, -1/2 है। तो पूर्णांक क्या हुए? पूर्णांक हुए -1, -2, -3, ये हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्या ये यहाँ पे पूर्णांक हमारा 1/2 हो सकता है क्या? या 3/5 हो सकता है क्या? ये पूर्णांक है? नहीं, हर तो इसका 5 नहीं आने वाला। सरलतम रूप में ले जाने पे हर एक नहीं रहने वाला, इसलिए ये नहीं हो सकता उदाहरण। ये तो फ्रैक्शन है। तो पूर्णांक कौन है? जो पूर्ण दिखते हो वो होते हैं पूर्णांक। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्या होता है नंबर सिस्टम। अब यहां काम की बात आ जाती है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, उसको सुनेंगे। पूरे सिस्टम को हमने देखा कि कैसे नंबर सिस्टम में या तो संख्याएं वास्तविक होती हैं या काल्पनिक होती हैं। जो वास्तविक, काल्पनिक तो लिमिटेड है, लेकिन जो वास्तविक है वो 2 प्रकार, उसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। 2 भाग में बांट सकते हैं, अपरिमेय, परिमेय। अपरिमेय का एक छोटा सा ग्रुप है, वही रूट के अंदर धनात्मक संख्या जो किसी का वर्ग ना हो। उसके अलावा जो बच जाते हैं वो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के भी 2 भाग हो गए, भिन्न और पूर्णांक। पूर्णांक जो पूर्ण है और भिन्न जो अपूर्ण, कह सकते हैं कि अपूर्ण है। ओके, तो इस तरह से अब सवाल कैसे एग्जाम में आता है, ट्विस्टेड करके, घुमाकर, जो बच्चे फंस जाते हैं कई बार। जितने भी इंटीजर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने भी इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर हैं, और जितने भी फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है। ध्यान सुनेंगे, जितने भी इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर हैं। परिमेय संख्या है, जितनी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या होती हैं। सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, सारे के सारे भिन्न परिमेय संख्या होते हैं। सारे के सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं।
कोई भी वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या नहीं होता, कोई भी काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या नहीं होता। कभी कभी रीजनिंग में भी इस चीज को पूछ लिया जाता है। ओके, तो अगर पूछा जाता है कि क्या सारे के सारे पूर्णांक वास्तविक संख्या होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सारे के सारे पूर्णांक वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या से निकला हुआ है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से ही निकला है पूर्णांक। सारे के सारे भिन्न क्या वास्तविक संख्या होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सारे के सारे भिन्न जो है परिमेय संख्या होते हैं। अब परिमेय संख्या होंगे, अगर परिमेय संख्या होंगे तो वास्तविक संख्या होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम समझते हैं कि कौन कहां पे स्थापित है और कैसे ग्रुप बना हुआ है। उदाहरण, एग्जांपल सब कुछ समझाया गया है, डेफिनेशन भी समझा दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो गया नंबर सिस्टम। अब यहां से जो पूर्णांक हैं, जो धनात्मक पूर्णांक हैं और जीरो हैं, इनको लेकर कई सारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। इन सबको मैं बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन जानकारी दे देता हूं, एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि कौन सी संख्या कैसी होती है। उसके लिए चलिए मैं आपको एक दूसरे पेज पे लेके चलता हूं। नंबर्स के नाम लिखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहले से लिख रखे हैं हमने। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। फ्रेंड्स, तो ये जो नंबर्स हैं हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, देन अभाज्य संख्या। तो इनको जरा जल्दी से जान लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? ओके फ्रेंड्स, अक्सर हम बोल बैठते हैं कि 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत परिभाषा है। एक्चुअल में होता है कि सभी काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स या गिने जाने वाली संख्या, जैसे जो 1 से शुरू होती है, तो क्या होगा नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और नेक्स्ट इसका टर्म आता है 2। मतलब कि पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4 और 5 और फिर इसी प्रकार से आगे भी। ठीक है, इस ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर में 1.5 नहीं आया है, 2.7 ऐसा कुछ भी नहीं आया है, पूरे के पूरे आए हैं पूर्णांक। और पूर्णांक कैसे हैं? सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक। ये भी कह सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और अब है होल नंबर। तो सभी पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक में अगर हम जीरो को भी शामिल कर ले, या यूं कहें कि प्राकृतिक संख्याओं के सदस्यों में अगर जीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो बन जाता है होल नंबर। तो होल नंबर का यानी कि पूर्ण संख्या का, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण संख्या एक होता है पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर, जो कि प्लस में भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती। तो पहला पूर्ण संख्या होता है 0, फिर होता है 1, फिर 2, 3, 4 और इसी प्रकार से आगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इवन नंबर। हम जानते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि पहला जो हमारा इवन नंबर होता है वो 2 होता है। काफी आसान है, हम सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा दूं। 2 से स्टार्ट होता है, ये 2 होता है, 4 होता है, फिर नेक्स्ट 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है और इसी प्रकार से आगे भी। फिर है ऑड नंबर, सभी धनात्मक पूर्णांक, वो सभी धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो जैसे कि पहला विषम संख्या क्या होगा? वो होगा 1, फिर होता है 3, फिर होता है 5, 7, 9, 11 और इसी प्रकार से आगे भी। फिर आता है अभाज्य संख्या। ये थोड़ा खास है, ध्यान दीजिएगा, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। और इसका पहला उदाहरण है 2, है ना। 2 फैक्टर, 1 के 2 फैक्टर नहीं होते, 1 ही होता है। कई बार मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, बोलते हैं 1 हो जाएगा, कई को लगता है कि 2 तो हो ही नहीं सकता, 3 हो गए प्रथम अभाज्य संख्या। ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3 और फिर क्या 4 होगा? नहीं, 4 के तो एक और गुणनखंड हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो 2 से वो कट सकता है, तो ऐसे नहीं। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे, 17 लिखेंगे और इसी प्रकार से आगे ध्यान देना होता है। और एक और जानकारी यहाँ पे छोटा सा, कि जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो तो उन दोनों को आपस में युग्म अभाज्य संख्या भी कहते हैं। जैसे 5 और 7 युग्म अभाज्य संख्या है, लेकिन 7 और 11 में 4 का अंतर हो गया तो ये नहीं, लेकिन 11 और 13 युग्म अभाज्य संख्या है। ये भी कुछ नया है, कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा आपको हिंट कर देता हूं। फिर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ठीक अभाज्य संख्या का उल्टा है। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे कि 4, या यूं कहो कि जो अपने आप स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कट जाए, वो होता है कंपोजिट नंबर। यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 4, फिर हो जाता है 6,
5 नहीं 6, और फिर हो जाता है 8, 9, और अब हम आगे देखेंगे कि जो जो संख्या अभाज्य में नहीं आई है वो भाज्य में आपको आएगी। ध्यान देना है कि कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या जो है वो उसका पहला सदस्य 4 है, 4 से ये प्रारंभ होता है और फिर आगे इस प्रकार से चलता रहता है। फिर आता है एक सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ये दो नंबर्स के बीच का रिलेशन है, कोई एक नंबर को हम नहीं बोल सकते कि सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या यानी जब किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF 1 आता है, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF 1 आता है, यानी कि उनके बीच सरल भाषा में बोले तो कुछ कॉमन नहीं होता है, तो हम ऐसी संख्याओं को आपस में बोलते हैं कि ये सअभाज्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिख रखा है 5 एवं 7, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्या को निरूपित करती हैं? तो बिल्कुल करती हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैक्सिमम कॉमन जो 1 है, अगर इसका हम HCF लेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, महत्तम समअपवर्तक 1 आएगा। ऐसी संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर सपोज 9 और 6 को दिया है कि क्या ये सअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होंगी, क्योंकि इसका HCF 3 आता है, महत्तम 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसलिए ये सअभाज्य संख्या नहीं है। इसमें जो कॉमन है वो है 3, मैक्सिमम कॉमन, तो यहां पे हम इसको छोड़ देंगे। तो क्या और उदाहरण हो सकता है? 7 और 11, 10 और 11। वैसे भी दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सअभाज्य संख्या को निरूपित करती हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सअभाज्य संख्या को निरूपित करती हैं। फ्रेंड्स, तो ये पूरी जानकारी थी नंबर सिस्टम के ऊपर, और इसमें मैंने बताया कि जितने भी नंबर्स के ग्रुप्स हैं किस प्रकार से होते हैं, पहला सदस्य कौन होता है, कौन किसके, यूं ही कह सकते हैं कि रैशनल नंबर कैसे वास्तविक संख्या के नीचे आता है, और सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, और किस प्रकार से पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और अभाज्य सअभाज्य संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके जरा सा भी मदद मिला हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कि जब भी मैं कोई ऐसी जानकारी भरी वस्तु लेकर आपके सामने आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू।